Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is main natural resources. In the previous class we had discussed about why there is a need of conservation of water, because we have to use only a 2.5% of water out of 70%. Okay, so there is a need of conservation of water. एंड जो वाटर है वो ख़त्म क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब हमने डिस्कस किया था. एंड हाउ वी कंजर्व द वाटर, हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट. सो सबसे पहले आप ये समझिए कि वाटरशेड क्या होता है. इट इज़ अ जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ लैंड whose water flows toward one point. मतलब जो सारा का सारा जो वाटर है वो एक ही पॉइंट पर जाकर मिल रहा है, उसको हम वाटरशेड बोलते हैं. जैसे कि सपोज करो कि ये एक लैंड है, ठीक है, और हमने इसके चारों ओर एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जिससे कोई भी अगर वाटर आएगा, रेन हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो सारा का सारा वाटर सिर्फ और सिर्फ इस लैंड के अंदर ही आके कलेक्ट हो जाए. ठीक है, इस तरह को इसको हम बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट. वाटरशेड, ठीक है, मैनेजमेंट नहीं, वाटरशेड. ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है. इस चीज़ की प्लानिंग करना, जहाँ पर भी मैनेजमेंट आ जाता है वहाँ पर प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशंस की, इन सब की ज़रूरत पड़ती है. इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए, इसके लिए प्लानिंग करना, प्रोग्राम बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, इसी को हम क्या कहते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है वाटरशेड मैनेजमेंट में हमें किस किस बारे में सोचना होता है. थिंकिंग ऑफ सॉइल, सॉइल के बारे में सोचना होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम वाटरशेड को बनाएं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाए, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहे, फ्लड कंट्रोल रहे एंड वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए, यानी कि जो रेन का वाटर है वो सारा का सारा कलेक्ट हो जाए, स्टोर रहे, प्लांटेशन हो सके, यानी कि जो ग्रासेस है उनको अच्छे से वाटर मिल सके, प्लांटेशन हो सके, फीडिंग द गार्डन्स जो है उनको भी अच्छे से वाटर मिल सके, सोशल फॉरेस्ट्री हो सके. इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, और इसी प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं. वाटरशेड का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे कि सारा जो वाटर है एक ही लैंड में जाकर, एक ही पॉइंट पर जाकर मीट करे. ठीक है, अब हमने वाटरशेड देख लिया, वाटरशेड मैनेजमेंट देख लिया, तो ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है. इंटीग्रेटेड वाटरशेड क्या होता है. देखिए, वाटरशेड का तो मतलब है एक पॉइंट पर जाकर मीट करना. ठीक है, अब इससे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर कलेक्ट हो रहा है. जितना भी रेन वाटर है, अगर हमने एक ऐसा एरिया बना दिया, इस तरह से हमने प्रोजेक्ट बना दिया कि जो भी सारा का सारा जो रेन वाटर होगा वो एक पॉइंट पर आके मिल जाएगा, एक ही जगह स्टोर हो जाएगा. ये तो हमने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट बना लिया. लेकिन हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हम वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकें साथ में. जैसे हम फॉरेस्ट्री भी कर सकें, हम वहाँ पर इंडस्ट्री भी चला सकें, हम वहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने लिखा टूरिज़्म भी हो सके, वहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो सके, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सके, और वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा सके. हाइड्रो पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना. जैसे कि आपको पता है वाटर से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वाटर होता है, उसके आगे टरबाइन रख देते हैं, अगर बहुत ज़ोर से वाटर उसके ऊपर आके गिरता है तो वो टरबाइन घूमने लगती है, और जैसे वो टरबाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा प्रोजेक्ट हमें तैयार करना है जिससे कि वाटर तो हार्वेस्ट हो ही साथ हम और भी एक्टिविटीज़ कर सकें, और इसी को ही हम कहते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट. और उसका मैनेज करना, उसके लिए प्लानिंग करना, वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट. ठीक है, IWM का मतलब है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सके, एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑन वाटरशेड बेसिस, और वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी सही रहें और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सके. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एक लैंड ले ली, वो जो लैंड है पूरी की पूरी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम आ रही है, बाकी वो पूरी तरह से वो जो लैंड है वो कोई काम नहीं आ रही है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो लैंड है वो सारी चीज़ों में यूज़ आए.
एक तरह से वो जो लैंड है उसको हम बेकार नहीं करें, बेकार ना जाने दें उस लैंड को, उसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करें। जैसे मैंने यहाँ बताया मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ बन जाए जिससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो सके, वहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाए, कल्टीवेशन हो जाए, तो क्रॉप्स है उनको वाटर अच्छे तरीके से मिलेगा। ठीक है, टूरिज़्म अलाउड कर दो वहाँ पर कि जो लोग हैं वो देख सकें। ठीक है, फॉरेस्ट्री भी हो सके, हाइड्रो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सके। तो एक तरह से वो लैंड बेकार ना जाए, इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों ही क्या रहे, मैनेज रहे ऑन वाटरशेड बेसिस। कौन से बेसिस पर, वाटरशेड बेसिस पर। टेकिंग इनटू अकाउंट, अब इसको मैनेज करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स को लेना होगा। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड सोसाइटी मैनेजमेंट। इन तीनों को हम मैनेज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, नेचुरल रिसोर्सेज को वाटरशेड बेसिस पर हम मैनेज कर सकते हैं। सो ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्या है, सोसाइटी मैनेजमेंट क्या है, सो इसको देख लेते हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है वाटर की क्वालिटी पर, कि यानी कि जो वाटर है वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पर, यानी कि जहाँ पर वाटरशेड मैनेजमेंट हो रहा है तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रहे, उनको कोई भी नुकसान नहीं हो, पोल्यूशन नहीं हो, क्लाइमेट में चेंज नहीं आए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, जो कि किसके अंदर आती है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर आती है। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक मैनेजमेंट। हमें इकोनॉमिक का भी ध्यान रखना है, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, कि हम मैन्युफैक्चर भी कर सके, हमारा वो जो वाटर है वो तो हार्वेस्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ हम इंडस्ट्री भी चला रहे हैं। सो ये एक तरह से क्या हो गया, इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो गया। एग्रीकल्चर भी हो सके, अब एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो हमें हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, हमें जो पैसा मिलेगा, रुपीज़ मिलेंगे, वो भी अच्छे मिलेंगे। फॉरेस्ट्री हो, वहाँ पर टूरिज़्म भी हो, हाइड्रो पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी उसकी जनरेट हो सके, तो ये सब किसके हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ के लिए हैं। एग्रीकल्चर होगा, फॉरेस्ट्री होगी, टूरिज़्म होगा, तो सब में हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या होगी, डेवलप होगी, मतलब सुधरेगी, बहुत अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सोसाइटी मैनेजमेंट। सोसाइटी मैनेजमेंट में क्या होता है, सोसाइटी से रिलेटेड अब चीज़ें इंक्लूड होगी, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, कि उस वाटर को हम ड्रिंक के लिए भी यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लड कंट्रोल, कि कोई भी फ्लड जो है वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि फ्लड हो जाए वहाँ पर, तो हमें फ्लड कंट्रोल को भी ध्यान में रखना है। लैंड यूज़, कि जो लैंड यूज़ आ रही है वो डिफरेंट यूजेस के लिए आ रही हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम हो रहा है वहाँ पर। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को मैनेज करना होगा, जो भी वेस्ट आ रहा है उससे। ठीक है, सो इस तीनों पॉइंट्स को हम ध्यान में रख के क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब ये एक डाटा है, ये आपको लर्न रखना है कि जो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट है इंडिया में कहाँ चलाया जा रहा है, कोलैबोरेशन में चलाया जा रहा है, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये डाटा आपको लर्न रखना है। नाउ लेट्स मूव, नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, सिंपली रेन के वाटर को कलेक्ट करना। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जो ग्राउंड वाटर होता है उसको रिचार्ज करने का सबसे बेस्ट मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, इट इज़ द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन। ठीक है, ये क्या होता है, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन रेदर देन अलाउंग इट टू रन ऑफ। यानी कि एक तो रेन वाटर है वो सीधा बहे जा रहा है, तो क्या है, ये वाटर की वेस्टेज है। इससे अच्छा हम क्या करें, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर ले, और हार्वेस्ट करके हम हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। इन राजस्थान फॉलोइंग रेन हार्वेस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहला मेथड है हमारा खादिन सिस्टम। सो ये खादिन सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में इस तरह से स्लोपी सरफेस बनाया जाता है। इस स्लोपी सरफेस के इधर आगे की तरफ एक स्टोन की वॉल बना देते हैं। क्या है, स्टोन की वॉल है। ठीक है, और स्टोन की वॉल के इधर वाली साइड तो एक शैलो डगवेल होता है, मतलब बहुत गहरा होता है, ये नीचे होता है बहुत ज़्यादा। और इधर जो होता है, ये जो स्लोपी वॉल है, स्लोपी वॉल के नीचे थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से गहरा सा बना देते हैं, डीप बना देते हैं।
ठीक है। अब क्या होगा, जब रेन होगी सो रेन का वाटर है वो सारा नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है वो इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड होगा तो पूरा जो वाटर है, रेन वाटर, वो सारा बहता हुआ फ्लो करता हुआ नीचे आ जाएगा। और ये जो स्लोपी सा एरिया है, यहाँ पर ये जो मैंने कर्व्ड एरिया बना रखा है, थोड़ा सा डीप बना रखा है, इसको हम कहते हैं खादिन। और यहाँ पर आपका वाटर कलेक्ट होता रहेगा, रेन वाटर कलेक्ट होता रहेगा। अब इन केस अगर ये बहुत फिल हो जाता है तो ज़्यादा फिल होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ बढ़ता जाएगा, लेवल इसका यहाँ तक आ गया। अब बढ़ने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से मूव कर जाएगा और यहाँ आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा। अब इधर की साइड भी क्या है, एक शैलो डग वेल है, वो सारा का सारा रेन वाटर अब इसमें कलेक्ट होने लग जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बताया, इसमें जो सरफेस है इंक्लाइंड होता है, इसके पास वाला स्टोन वॉल के पास वाला जो सरफेस होता है थोड़ा सा डीप होता है, वहाँ पर आपका वाटर कलेक्ट होता रहता है। इन केस अगर रेन बहुत ज़्यादा हो रही है और ये जो वाटर का जो लेवल है वो बढ़ गया है, वो बढ़कर पीछे की तरफ जाएगा और यहाँ शैलो डग वेल में कलेक्ट हो जाएगा, स्टोर होता रहेगा। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो वाटर है ना, इसका धीरे धीरे सीपेज होता रहता है। सीपेज यानी कि वो बहुत नीचे तक जाता रहता है, ग्राउंड के नीचे तक जाता है, जिससे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है। यानी कि अगर हमारे ग्राउंड वाटर की लेवल कम हो गई है सो वो कंटिन्यूसली रिचार्ज होता रहता है इस मेथड से। ठीक है। अब अगर इसमें ये जो सपोज करो वाटर रेन जो है वो रुक गई, अब सारा का सारा वाटर सीपेज हो गया, यानी कि सारा जो है वो ग्राउंड में चला गया, ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज हो गया। अब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, सो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको कल्टीवेट करेंगे, मतलब इसको कल्टीवेट कर देंगे अब। ठीक है। ये अब ये जो लैंड है, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हम कल्टीवेशन भी कर लेते हैं, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करवा लेते हैं। सो इस तरह से हमारी जो क्रॉप्स होती है उनको भी प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल जाता है। ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, इट इज़ अ टेम्परेरी पॉन्ड made by the making soil worn on two side and a stone wall on the third side at the lower end of sloping farmland. Here the large amount of rain water is collected. जो मैंने अभी बताया सब कुछ यहाँ लिखा है मैंने। If it overflows then it moves to the shallow duct well. अगर ये overflow कर जाएगा तो ये shallow duct well में चला जाएगा। And the collected water gradually seeps into the deep layer. ये seep करेगा धीरे धीरे नीचे तक and increase the ground water. और हमारे ground water का जो level है वो बढ़ जाएगा। So the खादिन is cultivated when the seepage complete. जब seepage complete हो जाएगा तो खादिन को cultivate कर देंगे and land is free from the visible water. Okay, so this is the खादिन system. Now let's move. नेक्स्ट इज पोन्स। पोन्स क्या है, इट इज़ मेड बाय द डेप्रेशन इन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में एक बहुत बड़ा डेप्रेशन बना देते हैं और जब उसमें रेन का वाटर कलेक्ट होता है सो उसको हम बोलते हैं पोन्ड्स। ठीक है। अब समटाइम्स क्या करते हैं, जो पॉन्ड होता है उसके बॉटम में वेल बना देते हैं और उसको कॉमनली क्या नेम देते हैं, बेरी। ठीक है। लेक्स है, लेक्स क्या है, स्लोली मूविंग और स्टैंडिंग वाटर। मेनली जो इसमें वाटर होता है वो स्लोली मूव करता है और स्टैंडिंग वाटर होता है, दैट ऑक्यूपाइज अ लार्ज एरिया, और बहुत बड़ा एरिया जो लेक्स है वो ऑक्यूपाई करती हैं और ये बहुत डीपर होती है एज कंपेरिजन टू पॉन्ड्स एंड हैव लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी इनका ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू पॉन्ड्स और ये डीपर भी होती है पॉन्ड्स के कंपैरिजन में। एग्जांपल है कायलाना लेक्स ऑफ जोधपुर, जोधपुर की कायलाना लेक्स। ठीक है। स्टेप वेल, स्टेप वेल क्या होती है, इसको हम बावड़ी भी बोलते हैं। ठीक है। और एक तरह से ये इसके अंदर है ना बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, मतलब जैसे ये वेल है और वेल्स के इधर बहुत सारी स्टेप्स होती है, उस स्टेप से नीचे जाकर ही वाटर को कलेक्ट किया जाता है। यहाँ से वो नीचे उतरेंगे, नीचे उतर के यहाँ से वो वाटर को कलेक्ट करेंगे और ये इतना ब्यूटीफुल होता है, ऐसा लगता है कि आप किसी फोर्ट में घूमने आए, बिल्कुल फोर्ट की तरह। मतलब अगर आप इसको देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि हम फोर्ट देख रहे हैं। उसमें उसी तरह से विंडोज़ होती हैं, स्टेयर्स होती है, बहुत एंशिएंट वर्क होता है इसका। ठीक है। और कुछ टूरिज़म्स भी इसको बावड़ी को स्पेशल देखने के लिए आते हैं कि कैसी है ये, बहुत क्योंकि बहुत सुंदर होती है और अट्रैक्टिव होती है। इस तरह से जो टूरिज़्म होते हैं वो भी यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ का जो वाटर होता है वो प्योर होता है, सो लोग जो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, विज़िट करने के लिए आते हैं, वो अपने साथ वाटर को ले जाते हैं, कुछ ही किसी पॉट में ढालकर या बोतल में डालकर ले जाते हैं और वो उसकी पूजा करते हैं, मतलब उसको बहुत अच्छा भी माना गया है।
इसके वाटर को। सो ये बहुत अच्छा होता है स्टेप वेल। ये भी एक तरह से, इसमें भी पहले जब किंग्स वगैरह होते थे तो वो स्टेप वेल्स का फॉर्मेशन करवाते थे जिससे कि जो रेन का वाटर है वो हार्वेस्ट हो सके। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा होता है, बहुत बड़ा सारा होता है और बहुत डीप होता है, उसमें सारा रेन वाटर कलेक्ट होता है। और जितनी भी वुमेन्स थी या लेडीज़ थी वो सारे क्या करती थी, यहाँ से वाटर को भरकर अपने हाउसेस तक लेके जाती थी अगर उनको वाटर की ज़रूरत होती थी तो। और वो भी यहाँ पर स्टेप्स लगी हुई है, स्टेप्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोबा। जो टोबा होता है वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये भी एक तरह से। और कहाँ पर होता है, ये थार डेजर्ट में पाया जाता है। ग्राउंड डिप्रेशन विद द नेचुरल कैचमेंट एरिया, ये भी ग्राउंड डिप्रेशन है जहाँ पर नेचुरल कैचमेंट एरिया रहता है। ठीक है, टोबा एंड नदी आर द सिमिलर बट द डेप्थ ऑफ टोबा इज मोर देन नदी। जो टोबा और नादी है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो टोबा की जो डेप्थ है वो ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू नादी। तो ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम क्या होते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जैसे बहुत टाइम पहले जो प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, सारे अगर डेड हो जाते हैं, जो प्लांट्स है और जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद वो सोइल में बरी कर जाते हैं, मतलब उनके ऊपर सोइल की लेयर आ जाती है। सो धीरे धीरे करके वो नीचे 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 दबते जाते हैं और एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पड़ने से और हाई टेम्परेचर मिलने से वो बहुत टाइम बाद, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, कोई भी प्लांट्स है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो डेड होता है तो उसके ऊपर सोइल की लेयर चढ़ जाती है, सोइल की लेयर उसके ऊपर लगा देते हैं। सोइल की लेयर उनके ऊपर ढकने के बाद वो नीचे नीचे दबते जाते हैं, नीचे दबने के बाद उनको हाई टेम्परेचर मिलता है, हाई प्रेशर मिलता है, तो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में और पेट्रोलियम में। इसी को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बोला गया है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और किससे बनते हैं? ये डेड ऑर्गेनिज्म और डेड प्लांट से बनते हैं। बोथ फॉर्म ड्यू टू द बरिंग ऑफ वेजिटेशन यानी प्लांट्स के नीचे दबने से, एंड ऑर्गेनिज्म अंडर द अर्थ एंड इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा हीट से एंड प्रेशर से दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। और इससे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम में। बोथ आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों बोला इनको? क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो इसलिए हमारे पास इनका जो स्टॉक है वो हम लिमिटेड कह सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में टाइम लगता है, इसीलिए ये जो सोर्सेज हैं वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट आता है कोल। इट इज़ अ कंबस्टिबल फॉसिलाइज्ड रॉक। क्या है? कंबस्टिबल है, कंबस्टाइल है ये, यानी कि जो जल सकता है। फॉसिलाइज्ड यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है, एंड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। फ्यूज मतलब जिसको हम जला सकते हैं। ठीक है, दे आर 4 टाइप ऑफ कोल। 4 टाइप्स के कोल प्रेजेंट होते हैं, और वो किस बेसिस पर है कि उनमें कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, इसके बेसिस पे हमने कोल को 4 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड द पीट। जो एंथ्रासाइट होती है इसके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है वो 94.9% है, बिटुमिनस के अंदर 70.86% है, लिग्नाइट के अंदर 28.30% है और पीट के अंदर 27% है। सो ये मैंने क्या बताया है आपको? ये मैंने आपको कार्बन की परसेंटेज बताई है कि इनके अंदर कार्बन की इतनी परसेंटेज है। अब कार्बन के अलावा कोल्स के अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो कार्बन होता है वो सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है, इसलिए जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी वही सबसे अच्छा फ्यूल होगा। सो इसमें से सबसे अच्छा जो फ्यूल है वो एंथ्रासाइट है, और सबसे लो क्वालिटी का जो फ्यूल है वो ये वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की परसेंट कम है और उसके अंदर कार्बन की परसेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट है कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। जो इंडिया में जो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, ये सारी है कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होता है? कोल को अगर हम हीट करते हैं 1000 to 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, देन उसमें से कोल तार, कोल गैस,
कोल तार, कोल गैस और अमोनिया, ये तीनों बनते हैं और इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। नेक्स्ट आता है द पेट्रोलियम फाउंड इन नेचर इज कोल्ड क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है, जिसे हम कच्चा तेल बोलते हैं। सो जो हमारे नेचर में पेट्रोलियम मिलता है, यहाँ पर जो मैंने बताया पेट्रोलियम, ये आपको नेचर में जैसा मिल रहा है उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल से बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब क्या क्या कंपोनेंट्स मिलेंगे हमें, उससे पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, वैसलीन मिलता है, लुब्रिकेंट मिलता है, ये सारे सेपरेट होते हैं। अब पेट्रोलियम कहीं भी बोलेंगे हम तो इसका मतलब है इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है। पेट्रोल अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ वो पेट्रोल है, ना कि पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल होता। पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम का मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं। और अगर आपको पेट्रोल बोलना है तो सिर्फ आप पेट्रोल ही बोलोगे, पेट्रोलियम नहीं बोलोगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें सेपरेट होती है किससे, पेट्रोलियम से, जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि जो फॉसिल फ्यूल्स की 2 प्रॉब्लम्स थी वो कौन कौन सी थी। एक तो ये नॉन रीन्यूएबल थे क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, हमारे पास इसका स्टॉक लिमिटेड था। पोल्यूशन क्रिएट करते थे साथ में, जब कोल जलता है तो कितना पोल्यूशन होता है, ठीक है। सो इसके सॉल्यूशन क्या क्या, हम क्या सॉल्यूशन इसके ढूंढ सकते हैं। सो वी हैव टू यूज़ द अल्टरनेटिव फ्यूल्स, हमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए, लाइक बायोडीजल्स विच इज़ द पोल्यूशन फ्री, जो क्या है एक पोल्यूशन फ्री डीजल है। यूज़ ऑफ एयर, वाटर, लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें एयर को, वाटर को, लाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोल को आप सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जो हमारे पास नेचर में अवेलेबल है, अनलिमिटेड स्टॉक में है, उसको आप यूज़ करो ना, जैसे एयर, वाटर और लाइट। फिर है यूज़ ऑफ बायोगैस इंस्टेड ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की बजाय आप बायोगैस को यूज़ कर सकते हो। बायोगैस से क्या मतलब है, जो काऊ के जो डंग होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसमें, बायोगैस में। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपका टॉपिक है नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मीनिंग क्या है, सो सस्टेनेबल का मतलब होता है कैन कंटिन्यूड फॉर द लॉन्ग टाइम। कोई भी मटेरियल है या कुछ भी है, कोई भी रिसोर्स है, वो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहे, उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, किसी भी रिसोर्स को हम इस तरह से यूज़ करें कि सिर्फ उससे हम अपनी नीड को पूरा करें। ऐसा नहीं है कि जितनी आपको नीड है उतना तो आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन नीड से ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो। सो आपको अपनी नीड से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ग्रीडीनेस नहीं लेकर आनी है मन में, ठीक है। सो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही उसको यूज़ करना है और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि वो जो फ्यूचर जनरेशन हो वो भी अपनी नीड की फुलफिलमेंट के लिए क्या कर सके, इसको यूज़ कर सके। सो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ये नोट है कि आपको ये डाटा है, ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ सेटअप द बायोफ्यूल मिशन एंड बायोफ्यूल अथॉरिटी टू प्रमोट द बायोडीजल इन इंडिया। ये डाटा आपको लर्न रखना है। फिर आता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया गया था। एक नेम आता है यहाँ पर अमृता देवी, सभी जानते होंगे अमृता देवी। अमृता देवी एक लेडी थी, मतलब जोधपुर में किंग थे जो कि जिनको अपना महल बनाना था, तो उनको वुड चाहिए थी। सो किंग ने अपने जो सैनिक थे उनको आदेश दिया, उनको ऑर्डर दिया कि तुम जो मेरे लिए ट्री कट करके लेकर आओ, ट्री से वुड को कट करके लेकर आओ। तो उनके जो सैनिक थे वो खेजड़ी विलेज में चले गए। खेजड़ी विलेज में जाने के बाद वो ट्रीज़ को कट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे, मेजरली जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग आते हैं, बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे वो इसको क्या कर रहे थे, इसको रोक रहे थे, उनको मना कर रहे थे कि तुम ट्रीज़ को मत काटो, ठीक है। वो जो जहाँ पर गए थे, खेजड़ी विलेज में गए थे, जो कि जोधपुर में ही है। जोधपुर के राजा ने, जोधपुर के किंग ने उनको ऑर्डर किया था कि तुम जाओ और मेरे लिए वुड लेकर आओ। वो वहाँ जोधपुर से ही थोड़ी ही दूर खेजड़ी विलेज है, वहाँ गए थे और वहाँ पर ट्रीज़ को कट करने लगे थे। लेकिन जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे ट्रीज़ को कट करें, क्योंकि उनको अपने ट्रीज़ की क्या करनी थी, उनको अपने ट्रीज़ की प्रोटेक्शन करनी थी। वो चाहते थे कि हमारे ट्रीज़ सही रहे, क्योंकि उनको ट्रीज़ से बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। वो अवेयर थे कि ट्रीज़ के क्या क्या यूजेस है, इसलिए वो ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। सो इनमें से जो बिश्नोई कम्युनिटी
की जो मेन थी अमृता देवी, वो आई और उन्होंने इस तरह से ट्री को हग कर लिया। ट्री को हग करके सारे खड़े हो गए और अमृता देवी को देखकर बाकी के जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे वो भी आ गए। उन्होंने भी सारे ट्रीज़ को हग कर लिया और बोला कि अगर तुम्हें इन ट्रीज़ को कट करना है तो तुम्हें पहले हमें कट करना होगा, तभी तुम ये वुड को ले सकते हो। फिर उनके जो सैनिक थे उन्होंने अमृता देवी के साथ साथ और जो बाकी के जो लोग थे उनके साथ साथ लोगों को कट कर दिया, साथ ही साथ वुड्स भी, ट्रीज़ भी कट हो गए थे। ठीक है, तो इससे 363 जो पीपल थे वो मारे गए थे, किल्ड हो गए थे, मतलब वो जो ट्रीज़ थे उसके साथ ही कट हो गए थे। ठीक है, उनके जो सैनिक थे उन्होंने कट कर दिया था। फिर उसके बाद से वो जो ट्रीज़ काट रहे थे उस ट्रीज़ का नाम था खेजड़ी। सो तब से उस विलेज का नाम खेजड़ी विलेज रख दिया और वहाँ पे जो खेजड़ी ट्री है उसको स्टेट का मेन ट्री जो है वो अनाउंस कर दिया, स्टेट ट्री उसको अनाउंस कर दिया, किसको? खेजड़ी को। ठीक है, तब जब 363 जो लोग हैं वो मर गए थे, इसीलिए चिपको मूवमेंट जो सबसे पहले चलाया था वो किसने चलाया था? अमृता देवी ने, बिश्नोई कम्युनिटी ने, खेजड़ी विलेज के लोगों ने, जिसमें से 363 जो लोग थे वो मारे गए थे। और इसी को हम क्या कहते हैं? चिपको मूवमेंट, जिसमें ट्रीज़ को हक कर लेते हैं। और उसके बाद इसके बाद 1973 में जो उत्तराखंड की जो वुमेन्स थी उन्होंने भी इसी तरह से चिपको मूवमेंट लॉन्च किया था ताकि वो फॉरेस्ट को बचा सके, वो ट्रीज़ को कट होने से रोक सके। फिर उसके बाद 1981 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ट्रीज़ को कट करने से और 1983 में उस ट्रीज़ को, खेजड़ी ट्रीज़ को स्टेट ट्री अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, और आपको इसका और क्या नाम याद रखना है? जो खेजड़ी जो ट्री है उसको आपको उसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, जो कि होता है प्रोस्पेस सिनेरिया। ये नेम आपको याद रखना है, ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष ऑफ थार। कल्प वृक्ष ऑफ थार भी इसको बोलते हैं। सो ये था चिपको मूवमेंट के बारे में। इसके अलावा आपकी बुक में सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में भी दे रखा है, सो आप उसको बुक में से रीड आउट कर लेना और चिपको मूवमेंट के बारे में जो भी और डिटेल है वो भी आप बुक में से रीड आउट कर सकते हो। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ समझा दिए कि चिपको मूवमेंट में ट्रीज़ को हक किया जाता है और ट्रीज़ को हक करके अपने ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। और सबसे पहले ये बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों ने किया था, जिसमें अमृता देवी उनकी हेड बनी थी और सबसे पहले अमृता देवी ने ही आगे आके ट्री को हक किया था। उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें इन ट्रीज़ को कट करना है तो तुम्हें पहले हमें कट करना होगा, देन उसके बाद ही तुम इन ट्रीज़ को कट करते हो। अमृता देवी के देखने के बाद सभी जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं उन सब ने ट्रीज़ को हक कर लिया और इसके साथ साथ 363 जो लोग हैं वो मारे गए थे, वो कट कर दिए गए थे ट्रीज़ के साथ। उसके बाद 1973 में भी सेम ऐसा ही मूवमेंट चलाया गया था जिसमें ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया गया। फिर 1981 में गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया, ट्रीज़ कटिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया और 1983 में इसको स्टेट ट्री क्या कर दिया? अनाउंस कर दिया। अगर आपसे पूछ ले कि स्टेट ट्री कौन सा है, देन आप लिखोगे खेजड़ी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चिपको मूवमेंट एंड हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट. दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. In this chapter we had to study about the conservation of forest, conservation of wildlife, conservation of water, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. इन सब के बारे में हमने स्टडी किया है कि किस तरह से हम वाटर को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, किस तरह से हम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम उसके अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस है उसको ढूंढ कर हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो इस चैप्टर में हमने कंजर्वेशन के बारे में मेनली ध्यान दिया है कि कंजर्वेशन क्या होता है, वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करके हम कंजर्व कर सकते हैं. So this is all about your chapter and thank you so much for watching. Have a nice day.